नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस कुमार मिश्रा है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज कटघोरा में सहायक प्राध्यापक वाणिज्य के पद पर पदस्थ हूँ। आज मैं आप लोगों को लाभांश नीति, डिविडेंड पॉलिसी, जो कि एम.कॉम सेमेस्टर 4 का यूनिट 4 का पार्ट है, पढ़ाने जा रहा हूँ। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड it is a reward which is payable to the shareholders for the amount that they had invested in a business. लाभांश एक तरह का परितोष होता है जो अंशधारियों को उनके द्वारा लिए जा रहे रिस्क और उनके द्वारा किए गए विनियोग पर लाभ के रूप में उन्हें प्रदान किया जाता है। लाभांश लाभ का यह हिस्सा होता है। इस प्रकार जब हम लाभांश की नीति के बारे में बात करते हैं, डिविडेंड पॉलिसी के बारे में बात करते हैं, तो डिविडेंड पॉलिसी में इस चैप्टर में यह बताने का प्रयास किया गया है कि डिविडेंड भुगतान जो कि अंशधारियों को किया जाता है, कंपनी के शेयर होल्डर्स को किया जाता है, का स्वरूप किस प्रकार से हो। क्या अंशधारियों को नियमित रूप से लाभांश का भुगतान किया जाना चाहिए, का भुगतान किया जाना चाहिए, अन्य इसी प्रकार की बातों का अध्ययन हम इस पाठ में करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि लाभांश की नीति को प्रभावित करने वाले तत्व क्या क्या होते हैं। लाभांश की नीति को प्रभावित करने वाले तत्वों में हम सबसे पहला जो बात करेंगे वह है व्यवसाय की प्रकृति। जो व्यवसाय नियमित रूप से वस्तु और सेवाओं के उपभोग संबंधी वस्तुओं का उत्पादन एवं विक्रय संबंधी कार्यों का निष्पादन करती है, इनको नियमित रूप से आय की प्राप्त होती है। अस्तु ऐसे व्यापार और व्यवसाय द्वारा नियमित रूप से लाभांश दिया जा सकता है। यद्यपि जो उपभोग की वस्तुओं के स्थान पर साजो सामान, हीरे जवाहरात आदि वस्तुओं के क्रय विक्रय संबंधी कार्यों का निष्पादन करते हैं, उत्पादन का कार्य करते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं उपभोग संबंधी वस्तुओं के निर्माता की अपेक्षा कम लाभ प्राप्त करते हैं। अस्तु इनके द्वारा लाभांश का भुगतान किए जाने में, नियमित लाभांश का भुगतान किए जाने में संशय की स्थिति बनी रहती है। दूसरा है कंपनी की आयु। जो कंपनी जितनी पुरानी होगी उस कंपनी का बाजार में वर्चस्व अपनी वस्तु की उपयोगिता के अनुरूप यदि अच्छी है, ज़्यादा ग्राहक है, तो उनका जो रुझान रहेगा वो अपने शेयर होल्डर्स को मेंटेन करने का होता है। इस प्रकार ऐसी कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को नियमित लाभांश देने का प्रयास करती हैं। जबकि यहीं पर हम नई कंपनियों के बारे में बात करते हैं। यदि यह कंपनी नई है तो वह अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोर्स करती है, जिसके कारण वह लाभांश भुगतान करने के पक्ष में नहीं रहती है और इनके द्वारा लाभांश का भुगतान किया जाना या नियमित भुगतान किया जाना कम होता है। तीसरा है कंपनी की तरल स्थिति। जिस कंपनी की तरलता की स्थिति अच्छी होगी, अधिक तरल संपत्ति होगी, उनके द्वारा लाभांश का भुगतान ज़्यादा किया जाएगा। यद्यपि जिनकी तरलता की स्थिति खराब होगी उनके द्वारा नगद लाभांश न देकर स्टॉक लाभांश बांटा जाएगा। पुरानी लाभांश दरें। एक बार प्रदान की गई लाभांश की दरों को नियमित रूप से किसी भी कंपनी के लिए मेंटेन करके रखना संभव नहीं होता। वह लाभ के मात्रा के आधार पर लाभांश के भुगतान पर आधारित होता है। अर्थात यदि लाभ अधिक होगी तो ज्यादा दरों पर लाभांश की घोषणा की जाती है। यदि लाभ स्थिर नहीं होता है तो लाभांश की घोषणा नहीं की जाती है। अधिक लाभांश अचानक घोषित किए जाने से, कभी कभी बाजार की अधिक लाभांश अचानक घोषित किए जाने से अंशों का मूल्य बढ़ जाता है। अंशों का मूल्य बढ़ जाता है
और लाभांश का भुगतान नहीं करने पर अंशों का मूल्य कम हो जाता है। अगला जो तत्व प्रभावित करता है वह होता है स्वामित्व का ढांचा। यदि किसी भी कंपनी के स्वामित्व का ढांचा सीमित हो, कम व्यक्तियों तक उसके संचालन की जिम्मेदारी या स्वामित्व का सीमा बटा हुआ हो, ऐसी स्थिति में यह लोग कंपनी पर अपना मोनोपोली अधिकार समझते हैं, अस्तु ऐसे लोग कम से कम लाभांश देने के पक्ष में रहते हैं। इनका सार्वजनिक हित कंपनी का विकास होता है, न कि अंशधारियों को भुगतान करना। भावी पूंजी की आवश्यकता। कोई भी कंपनी का लाभांश भुगतान का जो नीति होता है वह भावी पूंजी की आवश्यकता को भी आवश्यकता के अनुसार भी प्रभावित होता है। जिस कंपनी की नीति यह होती है कि उसे अपने कंपनी का विस्तार करना है, वह लाभांश का भुगतान करने के बजाय लाभ को संचय करके संचय कोष के रूप में रखना ज़्यादा पसंद करते हैं, ताकि उसका प्रयोग कंपनी के विस्तार के लिए किया जा सके। लेकिन जिन्हें पूंजी इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती है, पर्याप्त पूंजी होती है, कंपनी के अनुरूप पूंजी होती है, वह नियमित रूप से अपने अंशधारियों को लाभांश देते हैं, ताकि अंशधारियों की विश्वसनीयता अपने कंपनी पर बनी रहे। न केवल इतना ही, जो प्रस्तावित हैं, जो भविष्य में हमारे कंपनी से जुड़ने वाले होते हैं। अगला था अंशधारियों को प्रतिफल के संबंध में आशा। प्रत्येक अंशधारी जिसके द्वारा एक कंपनी में अपनी राशि का विनियोग किया गया है, वह हमेशा कंपनी से लाभ अपेक्षित करता है। परंतु एक कंपनी अपने कर्मचारियों को, अपने अंशधारियों को लाभांश का भुगतान परिस्थिति अनुसार ही कर सकती है। यदि कंपनी अपने द्वारा संचित आय को विनियोजित करना चाहती है, ऐसी दशा में उसके द्वारा लाभांश का भुगतान न्यूनतम स्तर पर किया जाएगा। लेकिन यदि उसका उद्देश्य अपने कंपनी का विस्तार करना नहीं है, भविष्य के अनिश्चितताओं के लिए संचय करने का है, तो वह एक निश्चित दर पर लाभांश की घोषणा अपने अंशधारियों के लिए अवश्य करेगी। ऐसा इसलिए भी आवश्यक है जिससे एक कंपनी के लाभांश घोषित करने से जोखिम देखते हुए पर्याप्त कहा जा सके। अर्थात जो अंशधारी होते हैं उन्हें इस बात की संतुष्टि हो कि उन्हें न्यूनतम लाभांश प्राप्त होने पर भी उनके द्वारा लिए गए जोखिम का प्रतिफल उचित प्राप्त हुआ है। अगला है ऋणों का शोधन। यदि एक कंपनी ने विभिन्न माध्यमों से ऋण की राशि प्राप्त की है, तो उन ऋणों के भुगतान के लिए वह अपने द्वारा अर्जित आय का एक हिस्सा प्रयोग में ला सकती है, जो कि अन्य साधनों से ऋण के भुगतान के अतिरिक्त होगा। फलस्वरूप आय का एक हिस्सा ऋण भुगतान हेतु प्रयोग में किए जाने से कंपनी पर बाह्य बोझ तो कम होगा, जिसके कारण से अंशधारियों को दिए जाने वाले लाभांश की राशि या लाभांश की दर में भी कमी अवश्य होगी। सामान्य आर्थिक परिस्थितियां। किसी भी कंपनी की आर्थिक परिस्थिति अच्छी होने पर अंशधारियों को लाभांश का भुगतान किया जाता है, और एक कंपनी की आर्थिक स्थिति खराब होने पर या मंदी की स्थिति होने पर कंपनी को अपने तरल आय को बनाए रखने के लिए लाभांश का भुगतान नहीं किया जाना पड़ता है। यह भी एक कंपनी की लाभांश नीति को प्रभावित करती है। वैधानिक प्रतिबंध। वैधानिक प्रतिबंध से तात्पर्य है कि भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 205/1 के अंतर्गत ह्रास की व्यवस्था करने के पश्चात वर्तमान या विगत लाभों से ही लाभांश की घोषणा भुगतान किया जा सकता है। इस संबंध में केंद्र सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी कंपनी को ह्रास की व्यवस्था किए ही किसी भी वर्ष में लाभांश बांटने की अनुमति दे सकता है, किंतु केंद्र सरकार यह सुविधा तभी देगी जबकि ऐसा करना जनहित में आवश्यक हो। राजकीय नीति। सरकार की नीतियों का प्रभाव भी लाभांश की नीतियों पर स्पष्ट रूप से पड़ता है। सरकार की औद्योगिक एवं श्रम संबंधी नीति
बोनस नीति आदि के कारण कंपनी के लाभों का मात्रा घट सकती है। अगर लाभ की मात्रा घट जाती है, फलस्वरूप दिया जाने वाला लाभांश की दर स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। अतः यह कहना अनुचित नहीं होगा कि सरकार की नीतियों का भी लाभांश की भुगतान या लाभांश पॉलिसी पर प्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार अगला जो तत्व है वह है कर नीति। एक सरकार की कर नीति जिस प्रकार की होती है वह भी लाभांश नीति को प्रभावित करती है। यदि करारोपण का दर अत्यधिक है तो कंपनियां कम लाभ बताती हैं या कम लाभ का प्रयोग कर सकती हैं, अस्तु लाभांश की दर कम हो जाती है। और अगर कर का दायित्व उन पर कम होता है तो वह निश्चित रूप से लाभांश की दर को बढ़ाकर अंशधारियों को भुगतान करते हैं। भारतीय कंपनियों की लाभांश नीति। भारतीय कंपनियों की लाभांश नीति को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कठोर लाभांश नीति। कठोर लाभांश नीति के अंतर्गत जो कंपनियां होती हैं वह प्रायः लाभ होने की स्थिति में भी अपने अंशधारियों को लाभांश देने में कतराती हैं, अस्तु इनका पूरा फोकस, इनका पूरा ध्यान कंपनी के विस्तार पर होता है, कंपनी को दूरगामी तक आर्थिक सुदृढ़ बनाने पर होता है, जिसका फायदा तो कंपनी को मिलता है, उसकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होती है, परंतु जो अंशधारी होते हैं उनका कंपनी के प्रति लगाव कम होते जाता है। दूसरा है उदार लाभांश नीति। यह नीति पूर्णतः अंशधारियों के हितों पर आधारित होती है। ऐसी नीति को अपनाने वाली कंपनियां लाभ का अधिकतम भाग अपने अंशधारियों को लाभांश के रूप में देती हैं, जिससे अंशधारी अधिक से अधिक उत्साहित होते हैं और जो प्रपोज्ड इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी ऐसी कंपनी की ओर अपने पैसे को लगाने के लिए ललायित होते हैं। तीसरा जो भारतीय कंपनियों के द्वारा लाभांश नीति अपनाया जाता है वह होता है स्थायी लाभांश नीति। प्रायः सर्वाधिक प्रचलित इसी निधि को माना जाता है जिसे हम कहते हैं स्थायी लाभांश नीति। इसके अंतर्गत एक निश्चित दर का लाभांश शेयर होल्डर्स को नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है ताकि कंपनी के विकास एवं अंशधारियों में संतोष दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित किया जा सके, और यह सबसे प्रचलित और अच्छा लाभांश नीति के रूप में माना जाता है। सुदृढ़ लाभांश नीति के आवश्यक तत्व। पहला है लाभांश की स्थिरता। यह विशेष ध्यान रखना चाहिए एक कंपनी को कि लाभांश हमेशा भले कम हो परंतु स्थिर रूप में नियमित रूप से अंशधारियों को लाभांश का भुगतान किया जाना चाहिए। यहाँ यह विषय नहीं रखता है कि एक कंपनी अपने आय के उच्चतम स्तर पे है। दूसरा है लाभांश में धीरे धीरे वृद्धि करना। दिए जाने वाले लाभांश के दर में धीरे धीरे वृद्धि किया जाना चाहिए, क्योंकि लाभांश में वृद्धि किया जाना कंपनी के पूंजी के मूल्यों को बढ़ाता है, क्योंकि इससे कंपनी के आय में वृद्धि होती है, अस्तु कंपनी के पूंजी में भी वृद्धि होती है। तीसरा है प्रारंभ में कम लाभांश देना। जैसा कि हम जानते हैं कि एक सुदृढ़ लाभांश नीति के आवश्यक तत्व के बारे में हम बात कर रहे हैं। लाभांश की स्थिरता। पहला है लाभांश की स्थिरता। यह आवश्यक नहीं है कि आप लाभांश को अत्यधिक दर में अंशधारियों को प्रदान करें, और यह आवश्यक है कि हम जो लाभांश का भुगतान करें वह नियमित हो, स्थिर हो, भले ही दिया जाने वाला दर कम ही क्यों ना हो। यह दर किसी भी प्रकार से कंपनी के आय बढ़ने पर भी उसको प्रभावित न करता हो। दूसरा है लाभांश में धीरे धीरे वृद्धि। लाभांश का दर कभी भी एकाएक नहीं बढ़ाना चाहिए और ना ही घटाना चाहिए। इससे अंशधारियों पर जो कंपनी के प्रति एक विश्वसनीयता होती है
वह असमंजस की स्थिति में परिवर्तित हो जाती है। अस्तु सुदृढ़ लाभांश नीति के आवश्यक तत्व के रूप में हम यह स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि लाभांश में वृद्धि सदैव धीरे धीरे किया जाना चाहिए, जो कि कंपनी एवं अंशधारी दोनों के हित में होता है। तीसरा, प्रारंभ में कम लाभांश देना। जैसा कि हम जानते हैं, एक कंपनी को प्रारंभ करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होने पर 3 स्रोतों से पूंजी प्राप्त की जा सकती है। एक अंश के रूप में, एक ऋण पत्र के रूप में और एक दीर्घकालीन ऋण के रूप में। ऋण पत्र और जो ऋण होता है उसमें स्थायी लागत का भार अंशकों की तुलना में अत्यधिक होता है। अस्तु प्रारंभ स्तर में एक कंपनी सुगमता से संचालित होने के उपरांत यह आवश्यक हो जाता है कि प्रत्येक अंशधारी को उसके द्वारा लिए गए रिस्क के स्वरूप किए गए राशि के विनियोग पर एक निश्चित दर पर आय अवश्य उनको प्रदान की जाए। अतः इसलिए प्रारंभिक स्तर पर उनके कंपनी के प्रति विश्वसनीयता और लगाव को बनाए रखने के लिए लाभ होने की स्थिति में एक और उन्हें लाभांश का भुगतान किया जाना चाहिए, साथ ही उन्हें प्रोत्साहित करने की मंशा से ऐसे लाभांश को धीरे धीरे बढ़ाते रहना चाहिए ताकि कंपनी के प्रति उनका लगाव बना रहे। नेक्स्ट है नगद लाभांश का वितरण। कंपनी को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह भविष्य में किए जाने वादों से बचते हुए नगद लाभांश का भुगतान करे, जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति कभी भी बिगड़ती नहीं है और एक निश्चितता की स्थिति बनी रहती है। वाल्टर का मॉडल या सूत्र। वाल्टर का मॉडल या सूत्र निम्न मान्यताओं पर आधारित है। पहला है, कंपनी द्वारा सभी विनियोग का प्रतिधारित आय के माध्यम के मध्य से ही होता है। ऋण या अंश पूंजी निर्गमित नहीं की जाती है। दूसरा है, कंपनी की प्रत्यय की आंतरिक दर R तथा पूंजी की लागत K स्थिर रहती है। फलस्वरूप अतिरिक्त विनियोग प्रस्ताव में व्यावसायिक जोखिम के परिवर्तन नहीं होते हैं। सभी आय या तो प्रतिधारित करके व्यवसाय में पुनर्विनियोग की जाती है या लाभांश के रूप में वितरित की जाती है। मुख्य कारकों जैसे प्रति अंश तथा प्रति अंश लाभांश में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु परिणाम निर्धारण हेतु प्रति अंश आय तथा लाभांश में परिवर्तन लाया जा सकता है। लेकिन E और D का कोई भी प्रदत्त मूल्य एक प्रदत्त मूल्य के निर्धारण करने पर स्थिर ही मान लिया जाता है। कंपनी का अस्तित्व दीर्घकालीन माना जाता है और सतत चलने वाली होती है। अंशों के बाजार मूल्य में भविष्य में संभावित लाभांश के वर्तमान मूल्य से प्रभावित होता है। व्यवसाय को प्रतिधारित आय भविष्य में प्राप्त होने वाले लाभांश को प्रभावित करती है और इसमें अंशों का बाजार मूल्य भी प्रभावित होता है। वाल्टर का सूत्र P बराबर D प्लस R ऑब्लिक K ब्रैकेट E माइनस D अपॉन K है। यहाँ P समता अंशों का बाजार मूल्य, D प्रति अंश लाभांश, E प्रति अंश आय, R विनियोग का आंतरिक दर और K बाजार पूंजीकरण दर को दर्शाता है। वाल्टर मॉडल या सूत्र निम्न बातों को बताता है। वाल्टर का सूत्र कहता है, यदि R बराबर K मिलने वाला आय किसी व्यापार से मिलने वाला आय उसकी लगाई गई पूंजी की लागत से अधिक है, ऐसी स्थिति में आय का प्रयोग कभी भी लाभांश भुगतान के लिए नहीं करना चाहिए, अपितु पूरी की पूरी आय को अपने पास रिटेन करके रखना चाहिए ताकि उसे कंपनी को एक्सटेंड करने के लिए, कंपनी को डेवलप करने के लिए, कंपनी को विकास करने के लिए लगाया जा सके।
दूसरी अवस्था उनके द्वारा बताई गई है कि जब इनकम और कास्ट दोनों बराबर हो, जब इनकम और कास्ट दोनों बराबर हो तो ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई एक स्थायी लाभांश नीति को लागू किया जाना संभव नहीं होता है। लेकिन यदि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा होता है और इनकम कम होता है, भविष्य में होने वाले विनियोग की संभावनाएं कम होती हैं, ऐसी स्थिति में प्राप्त लाभ को किसी भी प्रकार से रोक कर रखा जाना कंपनी के लिए हितकर नहीं होता है, क्योंकि यदि वह लाभ को रोक कर रखती है तो अंशधारियों के द्वारा उस रोके गए लाभ पर रिटर्न की मांग की जाएगी, जो कि पूंजी का नेत्र विनियोग नहीं होने के कारण किया जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में वाल्टर का मॉडल कहता है कि पूरे के पूरे आय को लाभांश के रूप में वितरित कर दिया जाना चाहिए, कोई भी पैसे को रोक कर नहीं रखना चाहिए। अंत में हम लाभांश के विभिन्न प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। पहला होता है नगद लाभांश। एक कंपनी जब अपने अंशधारियों को लाभांश का भुगतान नगद के रूप में करती है तो उसे हम नगद लाभांश का भुगतान नगद लाभांश के रूप में जानते हैं। दूसरा होता है प्रपत्र लाभांश। यह ऐसा लाभांश होता है जिसका भुगतान चालू वर्ष के लाभ के आधार पर या पूर्व में संचित किए गए संचय से भी लाभांश का भुगतान किया जाता है। तीसरा होता है ऋण पत्र के रूप में लाभांश का भुगतान। एक कंपनी अपने अंशधारियों को नगद में लाभांश का भुगतान न कर